अगर ये स्थिति दुर्दशा वाली ना होती तो आप 80 करोड़ लोगों को ये अनाज क्यों बांट रहे भाई? 2004 और 14 के बीच में अगर आप हमारे देश के विकास दर का ट्रेंड देखें तो आपको ये जान के खुशी होनी चाहिए कि उस दौर में हमारी ग्रोथ रेट 7.8% थी, यानी कि लगभग 8% सालाना। आप सबको ये जान के ताज्जुब होना चाहिए कि हमारा देश एकमात्र एशिया का ऐसा देश है जहां कोई योजना आयोग नहीं है। पिछले 10 साल में 14 और 24 के बीच में जो विकास दर रही है वो गिर करके 5.8% रही है। सालाना औसतन की बात कर रहा हूं मैं। हमारे देश में कृषि पर बहुत अधिक निर्भरता है। इतनी निर्भरता हमारे देश के लिए मुफीद नहीं है, हमारे देश की जनता के लिए मुफीद नहीं है। अरुण दंडोते बेसिकली एक शिक्षक थे और फिजिक्स के प्रोफेसर थे। आज़ादी की लड़ाई में भी और 1942 के आंदोलन में जेल गए। बचपन में बहुत स्वाभिमानी छात्र थे वो, और अम्बेडकर साहब ने सबसे पहले उनको अपने विश्वविद्यालय में उनको फिजिक्स का प्रोफेसर अपॉइंट किया था। ऐसा लिखा है कि मतलब कि दंडोते जी ने अपना एप्लीकेशन भेजा था, जब उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया तो अपना उन्होंने बायोडाटा भेज दिया। तो अम्बेडकर साहब ने कहा कि ये तो मैं पढ़ ही चुका हूँ, आप क्लास में चल के पढ़ाइए और मैं सुनूंगा और तब मैं नियुक्ति करूंगा। और अम्बेडकर साहब ने खुद उनको एक किसी क्लास में वो पढ़ाए और अम्बेडकर साहब ने सुना और तब उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला। बाद में वो एमएलसी बने वहाँ। और जब नागपाई साहब जो राजापुर लोकसभा से आज़ादी के बाद से लगातार सांसद थे, जब उनकी डेथ हो गई तो दंडोते जी वहाँ से पार्लियामेंट का चुनाव लड़े और लगातार 25 साल तक वो एमपी रहे। 77 में वो रेल मंत्री बने, फिर वित्त मंत्री बने, बाद में नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने। और सेवा दल के साथ और समाजवादी आंदोलन के और समाजवादी नेताओं के साथ उनका इतना निकट का रिश्ता होता था कि किसी कार्यकर्ता को, जो भी यहाँ हमारे उम्र वाले लोग हैं जो सब पार्टी में रहे हैं, सभी लोगों के लिए इतना वो सहज थे कि इतना सहज कोई नेता उन दिनों, इतने बड़ा नेता कोई नहीं था। और जब वो मरे तो केवल उनके पास, जब वो प्रोफेसर थे तो उन्होंने एक कमरे का मकान खरीदा था बंबई में, एक फ्लैट में, उसी में वो मर गए। अंतिम दिनों में उनके पास गाड़ी भी नहीं हुआ करती थी, तो तमाम लोगों ने मिलकर उनके लिए गाड़ी भी इंतजाम किया था। तो इतने ईमानदार नेता थे। और इसीलिए आज की तारीख में जब नेताओं के बारे में नई पीढ़ी को लगता है ये सारे नेता भ्रष्ट, बेईमान, किसी नेता के बारे में कोई सम्मानजनक शब्द अब लोगों के पास नहीं है, तो मुझे ये बताने में नई पीढ़ी को गर्व होता है कि मधु दंडोते भी एक ऐसे नेता थे। पिछला वर्ष उनका जन्म शताब्दी वर्ष था और पूरे देश में हर राज्य में हम लोगों ने अच्छे सम्मेलन किए। और 21 जनवरी को ही बंबई में पिछले साल समापन समारोह हुआ और उस समारोह में लगभग 1000 लोग आए पूरे देश भर से। और शरद पवार साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब, ये दो लोग 4 घंटा वहाँ पे रहे। जीजी पारिक की अध्यक्षता में होना था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अस्वस्थ हूँ, मैं बैठूंगा, मैं अध्यक्षता नहीं करूंगा, और मेधा पाटकर ने उसकी अध्यक्षता किया था। और उसके बाद से हम लगातार, चूंकि दंडोते जी को बहुत पसंद था कि बच्चों के बीच में काम करना, तो मैं गोरखपुर में ही लगभग 5-6 बच्चों के कैंप लगाता हूँ सेवा दल के, जिसमें देश भर के लोगों को मैं बुलाता हूँ। डॉक्टर सुनीलम और रमाशंकर जी हमारे अस्थाई वक्ता है वहाँ के बच्चों के बीच में। अभी हमने निबंध प्रतियोगिता भी करवाया
और गोरखपुर का जो हाल है आप लोग जानते होंगे, योगी जी का शहर है, जिला है। लेकिन मैंने सोचा कि अगर हम बच्चों के बीच में महात्मा गांधी को लेकर अगर जाएं और महात्मा गांधी के बारे में ही बच्चे अगर कुछ जान जाएं, तो इस उद्देश्य के साथ हमने एक निबंध प्रतियोगिता कराया। पिछले साल भी कराया था। पिछले साल विषय था मेरे सपनों का भारत, गांधी के सपनों का भारत, और इस साल विषय था स्वाधीनता आंदोलन और महात्मा गांधी। और मैं ये महसूस करता था कि आखिर बच्चे कम से कम इसी बहाने गांधी को पढ़ेंगे, और गांधी से अगर थोड़ा भी सीखने की कोशिश किए तो देश में एक परिवर्तन आ सकता है, जो आज की तारीख में जो सामान्य तौर पे दिखाई दे रहा है बहुत निराशाजनक स्थिति है। और फिर मैंने भाषण प्रतियोगिता भी करवाया है। तो जो बच्चा गांधी के बारे में भाषण दे रहा है, आत्मसात कर रहा है, तभी भाषण दे रहा है। तो ऐसे कामों में मधु दन्नौते फाउंडेशन काम कर रहा है। निबंध प्रतियोगिता करवाना, कैंप कराना और देश भर में सेमिनार्स करना और समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जितना भी काम हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। और आशा है कि हर साल हम 21 जनवरी को कम से कम दिल्ली में एक इसी तरह का सेमिनार करेंगे। जरूर थोड़ा सा हम लोगों ने लीग से हट के, हम लोग सुरेंद्र मोहन जी का काम हमेशा कार्यक्रम करते हैं, लेकिन कई लोग आते हैं और भाषण देते हैं और चले जाते हैं। मैंने तय किया कि 10 लोग आए, भाषण दें थोड़ा थोड़ा 10 मिनट। इससे बेहतर है कि कोई एक व्यक्ति किसी एक विषय पे अपनी पूरी बात कहे और हम फिर सवाल जवाब से अपने को संतुष्ट कर सकें। बस इसी उद्देश्य के साथ आज के कार्यक्रम में आप लोग आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस कार्यक्रम को इस तरह संचालित करना है कि पहले प्रोफेसर मेहरोत्रा करीब 45-50 मिनट का अपना प्रारंभिक वक्तव्य देंगे, और उसके बाद उससे उत्पन्न जितने भी सवाल या जिज्ञासाएं होंगी उन जिज्ञासाओं का समाधान भी करेंगे। तो जब आप सुनेंगे दत्तचित्त होकर, तो अपने मन में जो शंकाएं हैं उसको लेके घर नहीं जाना है, उसके सवाल पूछने हैं। और ये बहुत विरला अवसर होता है जब कोई विद्वान अर्थशास्त्री आपके बीच में बेरोजगारी के उस विषय पर बात करे जो इस समय सबसे मौजू भी है, महत्वपूर्ण भी है। तो मैं सतीश मेहरोत्रा जी, प्रोफेसर सतीश मेहरोत्रा जी, सॉरी आई एम सो सॉरी, संतोष मेहरोत्रा जी, उम्र का असर हम सब पे है। संतोष मेहरोत्रा जी का बहुत संक्षिप्त परिचय जो लोग नहीं जानते वो ये है कि वो यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ बैथ में सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज के विजिटिंग प्रोफेसर हैं, और यहाँ दिल्ली में भी JNU में जो चेयर है ऑफ द सेंटर फॉर इनफॉर्मल सेक्टर एंड लेबर, उसमें प्रोफेसर हैं थे। उनका बहुत व्यापक अध्ययन है न्यू स्कूल फॉर सोशल रिसर्च न्यूयॉर्क में, PhD उन्होंने की है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1985, और 15 साल 1991 से लेकर 2006 तक उन्होंने UN में रिसर्च पोजीशन संभाली है, जो कि यूनिसेफ की ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम है ऑन सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी एट द इनोसेंटी रिसर्च सेंटर फ्लोरेंस। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के चीफ इकोनॉमिस्ट थे जो न्यूयॉर्क में स्थित है, और जब भारत लौट के आए तो रूरल डेवलपमेंट डिवीजन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी डिवीजन ऑफ प्लानिंग कमीशन में 2006 से 2009 तक वहां रहे, और तमाम सारी पंचवर्षीय योजनाएं, खास तौर पर 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बहुत सारे चैप्टर्स के प्रोफेसर मेहरोत्रा लेखक रहे हैं, यानी उन्होंने उसको फॉर्मुलेट किया उस पॉलिसी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च प्लानिंग कमीशन के डायरेक्टर जनरल रहे 2009 से 2014 तक, जो कि उन्हें
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी रैंक है वो उनको मिला हुआ है। और he advises the current नीति, the Ministry of Labor and Ministry of Skill Development. His writings have been translated into Hindi, Spanish, French, Russian, German, and Portuguese. Professor Mehrotra joined IZA as a research fellow in August 2021. जाहिर है कि हमें ये बहुत अच्छा अवसर मिला है और उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने समय दिया। मैं आग्रह करता हूँ कि प्रोफेसर मेहरोत्रा जी आप पोडियम पर चल के अपना वक्तव्य दीजिए। आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार जी, आदरणीय डॉक्टर उमाशंकर जी और हमारे मंच पे आसीन महानुभाव, और मैं बहुत खुशकिस्मत अपने को समझता हूँ कि आपके बीच उपस्थित हूँ और आपके बीच में कुछ दो शब्द कहने का आपने हमें मौका दिया है। आप सब लोग मुझे समझ में आया कि आप सब लोग मधु दंडवटे जी से जुड़े हुए थे, अधिकतर लोग। मैं अपने को खुशकिस्मत समझता हूँ कि वो ऐसे अवसर पर जब आप उनको याद कर रहे हैं और हम उनको याद कर रहे हैं, आपने मुझे याद किया। मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूँ इस विषय में कि उनके और मेरे बीच में दो समानताएं तो मैंने सुनी और समझी। एक तो ये कि वो भी मेरी तरीके से काफ़ी समय प्राध्यापक थे और फिर प्राध्यापक वाला काम उनको पूरा नहीं पड़ रहा था, तो उन्होंने उसके आगे भी काफ़ी कुछ किया और जो उसमें से उनको ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने थे। तो 8-9 साल मैंने भी योजना आयोग की सेवा करी है और ये बड़ी दुखद बात है। पता नहीं आप लोग को कितना ये बात एहसास होती है कि नहीं। मुझे बेइंतहा इतनी ये बात चुभी कि योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया 2015 में। आप सबको ये जान के ताज्जुब होना चाहिए कि हमारा देश एकमात्र एशिया का ऐसा देश है जहां कोई योजना आयोग नहीं है, एकमात्र। अब आप समझ सकते हैं इसका अर्थ क्या हो सकता है। मैं इसलिए इस बात से शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि दुखद बात यह है, क्योंकि इसका ये जो रोजगार से संबंध है वो मैं अभी आऊँगा, तब आप समझेंगे कि मैंने इस मुद्दे को क्यों उठाया है। क्योंकि जब से योजना आयोग गया है तब से हमारी जो विकास दर है उसमें ज़बरदस्त कमी आई है। और मुझे इतना धक्का लगा था, इतना गुस्सा आया था मुझे जब योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि ये तो लोग कम पढ़े लिखे हैं ना जो सरकार में हैं, उनको समझ नहीं आता कि हम एकमात्र ऐसे देश बच रहेंगे एशिया भर में जहाँ पर योजना आयोग जैसी चीज़ ही नहीं होगी। और वो निर्णय क्यों लिया गया था? वो निर्णय केवल इस कारणवश लिया गया था क्योंकि निर्णय के सारा केंद्रीकरण करना था प्रधानमंत्री के दफ्तर में। इतना महाकाय देश, दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या का देश, इतना महाकाय ही नहीं, इतना विभिन्नता से पूर्ण देश। दुनिया में ऐसा विभिन्नता से पूर्ण देश है ही नहीं। और ऐसे देश में अगर कोई एकमात्र तरीका है इस देश को चलाने का, सफल रूप में चलाने का, तो वो विकेंद्रीकरण द्वारा ही संभव है। वो मतलब मैं राज्यों को विकेंद्रीकरण तक ले जाने की बात नहीं कर रहा। मैं
उससे छोटी इकाइयों की बात कर रहा हूं। खैर, मैं इससे पहले कि बहक जाऊं प्रोफेसरान की तरीके से, मैं वापस अपने मुद्दे पे आना चाहता हूं। मुद्दा मैंने इसलिए उठाया ये योजना आयोग का, क्योंकि आपने पाया ये कि पिछले 8-10 साल में जो हमारे देश की विकास दर है, जो रोजगार से जुड़ी हुई है, उसमें निरंतर कमी आई है। 2004 और 14 के बीच में अगर आप हमारे देश के विकास दर का ट्रेंड देखें तो आपको ये जान के खुशी होनी चाहिए कि उस दौर में हमारी ग्रोथ रेट 7.8% थी, यानी कि लगभग 8% सालाना। यही कारण था, इस मुद्दे पे मैं वापस आऊंगा, यही एक बहुत बड़ा कारण था कि हर वर्ष गैर कृषि क्षेत्र में 75 लाख रोजगार पैदा हो रहा था। मैंने क्या कहा? गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा हो रहा था। हमारे देश का युवा और युवतियां इतना पढ़ लिख जा रही हैं कि कोई भी कृषि में काम नहीं करना चाहता। आप लोग को इस बात से दुख होगा, इस बात पे मैं वापस आऊंगा, क्योंकि हमारे देश में कृषि पर बहुत अधिक निर्भरता है। इतनी निर्भरता हमारे देश के लिए मुफीद नहीं है, हमारे देश की जनता के लिए मुफीद नहीं है। चाहे हम उतना इस विषय में विलाप चाहे जितना कर लें कि अरे ये देखिए क्या हो रहा है, सब शहर छोड़ कर क्या शहर चले आ रहे हैं, इसमें विलाप करने से काम नहीं बनने वाला, क्योंकि कोई युवा वहां रहना नहीं चाहता, माता पिता भी नहीं रहना चाहते भाई। खैर, मोटी बात यह है कि तो जो 8% की सालाना जो विकास दर थी उसमें निरंतर कमी आई है पिछले 8-10 साल में। क्या हुआ है ये आपको समझना आवश्यक है, क्योंकि इस सरकार की नीतियों की वजह से, जिस केंद्रीकरण की बात मैंने करी, उन्हीं की वजह से जो नीतियां अपनाई गई हैं, हुआ ये है कि विकास दर में 2% की कमी आई है। यहाँ की मतलब 10 साल में, पिछले 10 साल में 14 और 24 के बीच में जो विकास दर रही है वो गिर करके 5.8% रही है। सालाना औसतन की बात कर रहा हूं मैं। तो कहां 7.8 और कहां गिर करके 5.8, जिसकी वजह से जो रोजगार गैर कृषि क्षेत्र में पैदा हो रहा था वो घट करके आधा हो गया है। ये समझना आप लोगों को जरूरी इसलिए है क्योंकि आप ही के बच्चे हैं जो रोजगार ढूंढ रहे होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके बच्चे रोजगार ढूंढ रहे होंगे, और नहीं तो आपके नाती पोते ढूंढ रहे होंगे। और बहुत जरूरी इसलिए आपको ये बात समझना है क्योंकि आप उनकी जो जद्दोजहद है उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, रोज जुड़ करके। उस पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं, वो मेरा बात करने का वो विषय नहीं है। आपको ये भी समझाया जाता है, सरकार द्वारा रोज समझाया जाता है, नेशनल मीडिया द्वारा तो समझाया जाता ही है कि हम कितनी बड़ी तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था हुए गए, कि हम 5वीं बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था हो गए। अरे भाई, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था होने का अर्थ क्या होता है आम आदमी के जीवन पर? क्या कोई उसके संग संग ये भी आपको बताता है, सरकार का या मीडिया का आदमी कोई आपको ये बात बताता है कि दुनिया के लीग टेबल्स में प्रति व्यक्ति आय में हमारी श्रेणी क्या है? हमारी श्रेणी है वहां 142। कहां 5वें स्तर पे और कहां 142वें। और हम अभी उसके जो प्रति व्यक्ति आय है उसके वितरण की बात ही नहीं कर रहे हैं, उसमें जो विषमताएं हैं उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, उस पर तो मैं अभी बाद में आऊंगा। तो मोटी बात यह है। और दूसरी बात आपको बड़ी समझाई ये जाती है, पानी मिलेगा। दूसरी बात आपको यह समझाई जाती है कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हम दुनिया की सबसे तीव्र गति पे विकास दर वाली अर्थव्यवस्था है, हो गए हैं। अरे भाई, कोई आपको यह बताता है कि पिछले 20 साल से भारत देश
दुनिया की दूसरे स्तर पे मतलब सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड 20 साल से थी। अब वो चीन नंबर 1 पे था, अब वो चीन की ग्रोथ रेट कम हो गई है, तो तुमने क्या कद्दू में तीर मार लिया कि अगर तुम नंबर 1 पहुंच गए तो। मगर छाती ठोक ठोक करके बताते हो कि 5वीं और हम सबसे तीव्र गति पे चलने वाली अर्थव्यवस्था। तीसरी बात आपको यह बताई जाती है कि भाई क्योंकि हम इतनी तेज रफ्तार पे चल रहे हैं, उसका अर्थ यह है कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे और 2047 तक हम विकसित देश हो जाएंगे। आपने कभी पलट के पूछा है कि ये जो 2047 में हम विकसित देश हो जाने वाले हैं, ये सिर्फ एक आशा है या इसका कोई रोड मैप भी है, कोई रास्ता भी है, कोई प्लान है? 25 साल का पर्सपेक्टिव प्लान आपने कोई पढ़ा है क्या? नीति आयोग जो एक सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन था योजना आयोग का, उनसे आपने, उनके जो आला अफसरान हैं, उनसे कभी पूछा आपने कि जो आप एक 7 साल, एक 3 साल का, एक 7 साल का, एक 15 साल का पर्सपेक्टिव प्लान बनाने वाले थे जब आपको गठित किया गया था, तो वो क्या बन गया? और अब तो खैर उसकी बात ही नहीं होती, वो 3, 7 और 15 की बात नहीं होती, अब तो 25 साल की बात हो रही है। अरे अच्छा, तो 25 साल वाला प्लान बन गया क्या? आपको मालूम है कि हम यहां से वहां पहुंचेंगे कैसे? आपको बताया किसी ने क्या? नहीं बताया ना। आपने पूछा है क्या कि भैया हम यहां से वहां पहुंच कैसे रहे, ये तो बता दो। कोई जो समझदार अर्थशास्त्री होता है या समझदार बाबू भी होता है, वो ये आपको बताने की उसका मादा ही नहीं है, उसकी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि हम यहां से वहां पहुंचेंगे कैसे। अगर पहुंचेंगे तो उस पर सवाल मैं उठाता रहूंगा अपनी चर्चा में। आखिरी बात इस मुद्दे पर, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, खास रोजगार पे आगे बढ़ूंगा। देखिए, देखिए अभी तक विषमताओं के बारे में बात ही नहीं करी मैंने। हमको यह बताया जाता है कि हम करीब 6% की विकास दर पे बढ़ रहे हैं, मगर आपको कोई ये नहीं बताता कि असलियत में अगर आपको विकसित देश बनना है और हमारे जो रोजगार ढूंढने वाले युवा हैं, जो नए युवा हर वर्ष जुड़ रहे हैं, और जो युवा रोजगार ढूंढते ढूंढते थक गए, बाहर चले गए लेबर फोर्स से, डिस्करेज वर्कर फिनोमिनन जिसे कहते हैं, डिस्करेज वर्कर हो गए, उनको रोजगार देने के लिए जो आपको रोजगार बनाना पड़ेगा, उसके उन आंकड़ों पे आऊंगा मैं अभी। उसके लिए आपको 8% सालाना की दर पे विकास दर आपको प्राप्त करनी होगी। 8%। आप ग्रो क्या कर रहे हैं पिछले 10 साल से? 5.8 पे। अगर आप 8 जब हम प्राप्त कर चुके थे, याद रखिए 4 से 14 हम प्राप्त कर चुके थे सफलतापूर्ण, तो अब हमको जो 8 कम से कम चाहिए, और आज नहीं चाहिए, हमें 25 साल निरंतर चाहिए। अगर 25 साल मिल रहेगी वो हमारी विकास दर, तो उतना रोजगार पैदा होगा कि जैसे जैसे नए युवा युवतियां हमारे वर्कफोर्स में आते रहेंगे, लेबर फोर्स में रोजगार ढूंढेंगे, वैसे उनको रोजगार दिया जाएगा। तो IMF, वर्ल्ड बैंक और OECD जैसी बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जिनसे पूछा जाता है, जो अपने आप एस्टिमेट करते हैं कि बड़ी बड़ी अर्थ जो आर्थिक जो सिस्टम्स हैं, उनकी ग्रोथ रेट क्या होने वाली है। उनकी ग्रोथ रेट वो जब उसका आंकलन करते हैं तो भारत की ग्रोथ रेट को वो 6.5% से ज़्यादा नहीं मानते। आगे चलते हुए 6.5% से ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हैं। अब आप सोच लीजिए कि हमें पहुंचना कहाँ है, हम हैं कहाँ, हमारा इतिहास अभी क्या हालिया इतिहास क्या बता रहा है,
और रोजगार हम कितना पैदा कर रहे हैं। तो ये मुद्दों के संग आपको हमारे लोगों के, जनता के बीच में जाना होगा, जिसमें वो लोग, हमारे लोग समझें और युवाओं को खास तौर से आगाह करें कि आपको निरंतर रोज सवेरे से शाम तक बहकाया जाता है। अब एक और नैरेटिव पे आता हूं। नैरेटिव क्या है सरकार का कि हम सिर्फ फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड तो हैं ही, मगर एक न्यू इंडिया डेवलप कर रहा है। आपने ये न्यू इकोनॉमी, न्यू इंडिया की भाषा सुनी होगी। उसमें क्या आ जाता है? उसमें आपको मॉर्गन स्टैनली जैसे अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं, या स्टैंडर्ड एंड पुअर जैसे रेटिंग एजेंसीज हैं, जिनके बारे में निरंतर आपको CNN IBN पे मिल जाएंगे, टाइम्स नाउ पे मिल जाएगा, ABP न्यूज़ पे मिल जाएगा, जी न्यूज़ पे मिल जाएगा। यही दरबारी मीडिया द्वारा एक नैरेटिव फैलाते हुए कि ये जो न्यू इकोनॉमी है हमारी, वो हमारे देश का उद्धार करेगी, वो हमारे देश की समस्याओं का उद्धार करेगी, निवारण करेगी। क्या ये न्यू इकोनॉमी क्या है? उसमें 2 हाईटेक सेक्टर्स के बारे में चर्चा होती है। ये आपके सामने आ रहा होगा, आप देखते भी हैं, आप सब लोग फ़ोन लेकर के घूमते हैं, टीवी लोग अधिकतर आजकल देखना बंद कर दिए हैं। 1 अरब मोबाइल हैंडसेट्स लोगों के हाथों में है। ऑटोमोबाइल्स की सड़क पे संख्या बढ़ती चली जाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या बढ़ती चली जाती है। हमारे IT सर्विसेज का बोलबाला दुनिया भर में है। IT सर्विसेज का योगदान भी हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स में वो बढ़ता चला जा रहा है, और IT सर्विसेज का हमारा जो योगदान ग्लोबल ट्रेड ऑफ सर्विसेज में लगभग 4% है, जबकि हमारे जो गुड्स का एक्सपोर्ट्स हैं वो केवल 2% है ग्लोबल ट्रेड में। बल्कि आज सवेरे ही मैं अफ्रीका में एक भाषण दे रहा था, जहां पर वो समझना चाह रहे थे कि भारत ने ये कैसे इतनी सफलता प्राप्त की है IT और BPO में, क्या, और हम उसकी कैसे उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं केन्या में और अफ्रीका। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी बड़ी चर्चा है। दूसरी चर्चा ये बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं जो करते हैं, जिसके बारे में आपने सुना होगा, वो ये है कि हम IT सर्विसेज में सिर्फ BPO और कॉल सेंटर नहीं के स्तर पर नहीं रह गए। वो हम 90 के दशक में करते थे। हम अब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं दुनिया भर में, और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स 1700 हमारे देश में स्थापित हो गए हैं। ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां हमारे देश को इतना क्योंकि ह्यूमन कैपिटल इतना है, IIT इंजीनियर्स इतने हैं, वगैरह वगैरह, तो इस वजह से हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे दुनिया भर में, वो यहाँ से हो सकती है, सस्ते में हो सकती है, और दुनिया भर को दिया ये सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज, और R&D सर्विसेज। ये भी सुनिए, बहुत जरूरी समझना आपको, R&D सर्विसेज मतलब अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की, जैसे सैमसंग की इंटरनेशनल रिसर्च जो है वो यहां हो रही है, बैंगलोर में हो रही है, हैदराबाद में हो रही है, मगर वो सिर्फ उनके लिए हो रही है, हमारे लिए नहीं हो रही। तो इस बात की बड़ी दुहाई दी जाती है भारत में कि ये सब हो रहा है। अच्छा चलिए, इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ी अच्छी चीजें हो रही हैं कि हो रही हैं, मगर इसका असर आपको कितना व्यापक रूप से दिखाई देता है। सवाल यह है, आपके बच्चे क्या इन सब गतिविधियों से जुड़े हुए हैं? आपने कभी जाना, पता चलाने की कोशिश की कि इनमें से
आपके जान पहचान के लोग, कितने लोग इस तरीके के काम से जुड़े हुए हैं? मोटी बात यह है कि हमारे देश की एक अर्थव्यवस्था का 15%, केवल 15% इस न्यू इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो क्या हम उम्मीद करते हैं कि ये न्यू इकोनॉमी जो है 15% देश की अर्थव्यवस्था में जिसका योगदान है, वो क्या बकाया 85% में परिवर्तन, ऐसा कायाकल्प ले आएगी कि हम विकसित देश बन जाएंगे 15, 20, 25 साल में? इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और इसके बारे में अगर उनको सवाल करो तो कहते हैं नहीं, इसके बारे में हमें नहीं मालूम, हमको आप इसका सवाल नहीं कर सकते अभी, आप हमें नहीं मालूम, आगे देखते हैं क्या होता है। इस बीच में आप सुनते ये रहे हैं, मतलब आप ये आपको जानने की आवश्यकता, समझ होनी चाहिए, ये सवाल होना चाहिए आपके दिमाग में कि ये रोजगार कम हो रहा है तो हो क्यों रहा है? एक तो मैंने मोटा कारण आपको बताया कि विकास दर कम हुई, ठीक है, 2%, 2 परसेंटेज पॉइंट से कम हुई। मगर दूसरा कारण मैं एक्चुअली पावर पॉइंट लेकर के आया था, मैं इसीलिए अपने पावर पॉइंट को फोन पे देख रहा हूं। मैं उसको अगर प्रोजेक्ट कर पाता तो आपको दिखाता और आपको देख करके साक्षात समझ में आता कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति है वो है क्या, कितनी गई बीती है। एक तरफ तो आपको बताया जा रहा है पिछले 10 साल से मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, कितना काम हो रहा है मेक इन इंडिया में। और पिछले 2, 3, 4 साल से तो खासतौर से आपको बताया बड़ा जा रहा है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में। 14 सेक्टर्स में एक PLI स्कीम आई है, आप लोग अखबार में आए दिन पढ़ते रहते हो। अब असलियत सुन लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग का योगदान हमारे GDP में, हमारे टोटल आउटपुट में वो क्या है? वो 1991 के बाद से, जब से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे देश में आर्थिक सुधार शुरू हुए, तब से वो बढ़ करके करीब 17% ऑफ GVA, 17% ऑफ ग्रोस वैल्यू एडेड, यानी कि हमारे देश के कुल उत्पादन का 17% था 2014-15 तक। फिर 2016 में कोई मुझे बताएगा कि 8 नवंबर को मोदी जी ने क्या किया था? नोटबंदी करी थी 4 घंटे की नोटिस पे, जो दुनिया के किसी भी अर्थशास्त्री से आप पूछिए, किसी भी अर्थशास्त्री, वो आपको कहेगा कि इससे ज्यादा बड़ी मूर्खता का काम नहीं हो सकता था। और 4 घंटे की नोटिस पे आप 86% नोटों को, जो लीगल करेंसी है, इतनी हाईली इनफॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी, इनफॉर्मलाइज मतलब असंगठित क्षेत्र में जहां पर 85% इकाइयां, एंटरप्राइजेज यूनिट्स, जहां पर असंगठित क्षेत्र की हैं, अनरजिस्टर्ड हैं, और 90 से अधिक प्रतिशत जो वर्कर्स हैं, जो श्रम बल है, वो असंगठित क्षेत्र में है। ऐसी अर्थव्यवस्था में तो जाहिर है कैश का बहुत मूल्य होता है, सारा काम कैश में होता है। गलत कह रहा हूं क्या? नहीं। तो हुआ यह कि जब उन्होंने नोटबंदी करी तो उसका सीधा असर असंगठित क्षेत्र पे हुआ, भयंकर असर हुआ। इतना असर हुआ कि इन्होंने आंकड़े जारी करने बंद कर दिए। असंगठित क्षेत्र की क्या हालत हुई। तो अगले 7-8 साल हम लोग बड़ी, मतलब हमारे जैसे अर्थशास्त्री ये जानने की कोशिश में लगे रहे कि, क्योंकि छोटे मोटे तो सर्वे होते रहते थे, पता चलता रहता था कि असंगठित क्षेत्र पे क्या आघात हुआ है, कितनी इकाइयां बंद हो गईं, कितने लोग बेरोजगार हो गए, मोटे तौर से पता चलता था। मगर पुख्ता रूप से, मतलब जिस तरीके से मेरे जैसे अर्थशास्त्री और मेरे जैसे अध्यापक बच्चों को कैसे, किस आधार पे बताएं कि हम कह रहे हैं इस वजह से मान लो ना। मैं इस तरीके का अर्थशास्त्री नहीं हूं। इस सरकार में है BCO इस तरीके का अर्थशास्त्री, मगर हम नहीं हैं, तो हम बता ही नहीं पाते थे। मगर पिछले साल भर के अंदर इन्होंने झक मार करके आखिर में आंकड़े जारी किए। उससे यह साफ जाहिर हो गया कि जबरदस्त असर हुआ था और नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से असंगठित क्षेत्र पे जो मैन्युफैक्चरिंग पे असर आया था
उसके आंकड़े भी सुन लीजिए। वो आया था कि 17% ऑफ ग्रोस वैल्यू एडेड या 17% योगदान जो जीडीपी में करता था हमारे देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, संगठित और असंगठित दोनों को मिला करके, वो गिरा। पहले 16 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर 13 हुआ, जो हमारे देश के इतिहास में कभी नहीं था। और ढिंढोरा क्या पिट रहा है? मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो अगर बेरोजगारी बढ़ी तो इसमें क्या ताज्जुब की बात है? क्योंकि हमारे देश के, मतलब आपको ये मैं दंग था ये आंकड़े देख करके कि जिस देश में 6 करोड़ लोग मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए थे 2012 में सरकारी आंकड़ों के आधार पे, वो घटते घटते 5.5 करोड़ हो गया। आप सोच रहे होंगे कि अरे आधा करोड़ कम हो जाना कौन सी बड़ी बात है। अरे भाई, उसी दौरान जो युवा लेबर फोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, रोजगार ढूंढेंगे, उनको तो नहीं मिलना है, जो नए लोग हैं उनको भी नहीं मिलना। आप बात समझिए कि इसका आघात कितना गहरा रहा होगा। वो तो धीमे धीमे करके पिछले 2-3 सालों में केवल हम वापस आए हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन अभी भी 17% पे नहीं पहुंचा है। तो एक तरफ ढिंढोरा ये, और दूसरी तरफ असलियत मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं। ये इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश की, निर्णय लिया, क्योंकि आपको समझना ये है कि हम विकसित देश से विकासशील देश से विकसित कैसे बनेंगे। हम विकसित इस प्रकार बनेंगे कि प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, निवेश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, रोजगार तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, मगर उसके अतिरिक्त मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स बढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि यही विकास का डेफिनेशन यही है कि मैन्युफैक्चरिंग में, मॉडर्न सर्विसेज में रोजगार बढ़ेगा और एग्रीकल्चर में रोजगार कम होगा। क्यों रोजगार कम होना चाहिए, ये मोटी बात अब मैं समझाना चाहता हूं आपको। क्योंकि मैं बहुत आपके जैसे मीटिंग्स में जब आता हूं तो इसका विलाप होता है कि अरे रोजगार कितना कृषि में कम होगा जा रहा है। अरे भाई, अगर बेहतर स्थिति में 2018-19 में हमारे देश का जो श्रम बल है उसका 42% कृषि में से जुड़ा हुआ था, और वो केवल उसका जो योगदान था अर्थव्यवस्था में केवल 15% था। केवल 15%। कहां 42% श्रम बल, दूसरी तरफ केवल योगदान 15%, यानी कि उसकी जो उत्पादकता है, कृषि में जो लोग श्रम बल जुड़ा हुआ है, कार्यबल जो जुड़ा हुआ है, उसकी उत्पादकता इतनी कम है, इसीलिए वो आय कम है, इसीलिए वो छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए वो मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन ऐसी गतिविधियों में से जुड़ना चाहते हैं, आर्थिक गतिविधियों से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, क्योंकि उत्पादकता ज़्यादा है तो आय ज़्यादा है, वेतन दर ज़्यादा है, इसी वजह से वहाँ जाना चाहते हैं। इसीलिए अर्बनाइजेशन होता है, इसीलिए माइग्रेशन होता है। तो हमारे देश की, मतलब जो विकसित देश, हम विकसित बनना चाहते हैं ना, तो विकसित देश में जो कृषि का योगदान है वो जानते हैं कितना होता है। मैं श्रम बल की योगदान की बात कर रहा हूं, और टोटल आउटपुट की भी बताता हूं। 1 मिनट। टोटल आउटपुट में उसका योगदान होता है 7-8%, और श्रम बल में उसका जो लोग जुड़े होते हैं वो है 2-3-4%। कहां 42 अच्छी स्थिति में, और कहां 2-3। तो हमारे संग क्या हुआ है, पिछले 4 साल का अनुभव भी सुन लीजिए। हमको बताया ये जा रहा था करीब 8 साल पहले कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। हुई क्या दुगनी? आंकड़े हमको ये बता रहे हैं कि असलियत में जो लोग खेती में जुड़े हुए हैं उनकी आय
बिल्कुल वही की वही रही है, जितनी मतलब रियल टर्म्स में इन्फ्लेशन को टेक अकाउंट करके उतनी ही रही है जो तब जब ये घोषणा की गई थी कि हम दुगनी कर देंगे। अब समझ रहे हैं, मतलब आम जनता में अगर धारणा हुई हो कि वो बढ़ेगा, तो बढ़ा नहीं, वो बराबर उतना ही बना रहा। वो आज की तारीख में 2019 के आखिरी आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूं, वो केवल लगभग 10,000 महीने की एक परिवार की आय है। अब आप समझ सकते हैं। यही नहीं, पिछले 4 सालों में जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन में नौकरियां कम हो रही, मैन्युफैक्चरिंग में नौकरियां कम हो रही, वैसे ही वैसे कृषि में लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। कोविड में किस प्रकार का उन्होंने लॉकडाउन किया, ये सब आपको याद है। मैं उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि कोविड में कितने लोगों की जाने गई, उसमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बताया गया कि केवल कितने 4.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई। असलियत में 45 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जब इंडिपेंडेंट स्टडीज के हिसाब से। तो हेल्थ की सेक्टर की तो मैनेजमेंट खराब तरीके से हुई। उसके अतिरिक्त हम पाते ये हैं कि जिस प्रकार का इन्होंने स्टिमुलस इंट्रोड्यूस किया अर्थव्यवस्था में, उसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था संकुचित हुई, श्रैंक। it shrank twice as much as the global economy contracted. ये भी आपको समझना जरूरी है। उसका असर जाहिर है रोजगार पे हुआ। गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार जैसे जैसे कम हुआ, वैसे वैसे लोग वापस कृषि में गए। सिर्फ 20 में नहीं गए, 21 में गए। इस आप भुलावे में न रहिए कि जो 20 में आपने पुनः पलायन देखा था, कितनी दर्दनाक और दयनीय स्थिति थी उनकी, वो जो आपने देखा और सुना था, वो 21 में खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ। वो 22 में नहीं खत्म हुआ, वो 23 में नहीं खत्म हुआ, वो 24 में भी नहीं खत्म हुआ। आपको ये जान के ताज्जुब होना चाहिए कि 8 करोड़ नए लोग कृषि में जुड़ गए हैं पिछले 4 साल से। और प्रधानमंत्री जी बड़ी डंके की चोट पे हमको बताते हैं कि हमने देखिए 8 करोड़ नया रोजगार पैदा कर दिया। डंके की चोट पे, अर्थशास्त्रियों के आंकड़ों के आधार पे आपको ये सब डंके की चोट पे बताया गया है, और लाल किले की प्राचीर से बताया गया है, और हमारी संसद के दीवारों के अंदर से बताया गया है। तो ये तो हाल है। मतलब जो होना चाहिए वो उसका उल्टा हो रहा है। विकास का अर्थ यह है कि स्ट्रक्चरल चेंज होगा, लोग कृषि छोड़ेंगे। 15 साल लोग कृषि छोड़ रहे थे, इस रफ्तार से छोड़ रहे थे क्योंकि गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा हो रहा था। मैंने शुरू में ही आपको बताया कि 4 और 14 के बीच में जिस रफ्तार से हमारे देश का विकास हो रहा था, उन दिनों 75 लाख नया रोजगार पैदा हो रहा था गैर कृषि क्षेत्र में, जिसकी वजह से हमारे देश के इतिहास में पहली बार 2004 के बाद कृषि में लोगों की संख्या कम हो रही थी। इसी वजह से वो 45% श्रम बल का घट करके 42 हो गया था। अब जानते हैं क्या श्रम बल का में योगदान हैगा हमारे देश के कृषि का? वापस 46% है। यानी देयर इज अ रिवर्सल ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज, अ रेट्रोग्रेशन, यानी कि हम जिस रास्ते जाना चाहिए उसके उल्टे रास्ते जा रहे हैं। तो क्यों आपको ताज्जुब होता है कि रोजगार बच्चों को, हमारे देश के बच्चों को नहीं मिल रहा है? ये क्यों हमारे देश के लिए घातक है? मैं अगले 10-15 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मोटी बात, एक बहुत बड़ी बात अब मैं बोलने जा रहा हूं। हमारे देश को एक बड़ा युवा देश बताया जाता है। रोज सुबेरे से शाम तक आप सुनते कितना युवा देश है। हम तो इसीलिए विकसित देश हो जाएंगे, बिकॉज वी आर सच ए यंग कंट्री। हमारा एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, एक जनसांख्यिक लाभांश हमें, हमारे देश को प्राप्त होता रहा, बात सही है, 1980 के दशक से हो रहा है। मगर ये कोई नहीं आपको बताता
कि ये कब खत्म होने वाला है लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड। आपको मैं आप बीती बताता हूं। कुछ महीनों पहले पिछले साल आप ही जैसी एक और संस्था, मगर राइट विंग संस्था, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब समझदार लोग हैं, समझ जाएंगे, मगर वो भी असलियत समझना चाहते हैं तो मुझको बुलाया, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं सच ही बोलता हूं, सरकारी आंकड़ों के आधार पे बोलता हूं, और मुझसे वो झूठ बुलवाना भी चाहे तो मुझे बुलवा नहीं सकते। आपने सुना मेरा व्यक्तिगत इतिहास क्या था। मुझे विदेश से नौकरी किसी ने निकाला नहीं था, मैं छोड़ के आया, क्योंकि मुझे अपने देश में काम करना था। मेरे परिवार वाले सारे चाहते थे कि हम अपने देश को कुछ दें वापस, क्योंकि हमारे पास देने को है। तो मैंने अपने पावर पॉइंट में ये बात लिखी थी कि ये लाभांश हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड 2040 में खत्म हो जाएगा, 15 साल में खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? हम एक उम्र दराज देश हो जाएंगे। वी विल बी एन एजिंग सोसाइटी। आप अपनी दोनों तरफ नजर घुमा करके देखें, आप सब लोग लगभग यहां इस कमरे में कम से कम 75% लोग 60 साल की उम्र से ज्यादा के हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश के श्रम बल की क्या हालत है। श्रम बल में हम आधे लोग 45 साल की उम्र से ज्यादा हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि 15 साल में वो सब 60 साल से ऊपर होंगे, यानी रिटायरमेंट एज से ऊपर हो चुके होंगे। अर्थात जो और नीचे हैं, 45 साल से कम हैं, वो 45 के क्या और ऊपर पहुंच जाएंगे। तो अर्थ इसका यह हुआ कि अगर आधी जनता 60 के ऊपर पहुंच चुकी होगी तो वी वुड हैव बिकम एन एजिंग सोसाइटी। हम एक उम्रदराज देश हो चुके होंगे, जो चीन हो चुका है, जो यूरोप के सारे देश हो चुके हैं। और उसका अर्थ हमें, हमारे देश के लोगों को नहीं समझ में आता, नीति निर्माताओं को तो कतई नहीं समझ में आता। तो ये मेरा पावर पॉइंट पहुंच गया लेबर मिनिस्टर के पास। वो वापस आया उस संस्था के कर्ता धर्ता के पास नागपुर में। उन्होंने मुझे बताया कि इस पे सवाल उठाया है मिनिस्टर साहब ने। मैंने कहा सवाल कैसा भाई? आंकड़े अगर मेरे पास इस समय पावर पॉइंट होता तो मैं आपको दिखा देता कि हाउ द डेटा इज शोइंग। मैं नहीं बता रहा हूं, डेटा बता रहा, सरकारी डेटा बता रहा है। एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन बता रहा है कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा घटने वाला है, खत्म होने वाला है। हमारे पास केवल 15 साल हैं हमको विकसित देश बन जाने के लिए, और रोजगार जिन को हमें देना है। और क्योंकि इस दौर में जो श्रम बल में बढ़ोतरी होती चली जानी है, अभी जो बढ़ोतरी हो रही है वो तो हो ही रही है, और वो उसकी रफ्तार अभी इस दशक में तो तेज होगी। और 60 लाख 70 लाख आज जुड़ रहे हैं तो ये संख्या बढ़ेगी, 80 90 पहुंचेगी। और मैं अभी बैकलॉग पे तो आऊंगा अभी, और फिर ये बढ़ती रहेगी 40 तक, और 40 तक, फिर वो 30 के बाद घटनी शुरू होगी, मगर बढ़ती फिर भी रहेगी। इट विल बी इंक्रीजिंग बट एट ए डिसेलरेटिंग रेट। पॉइंट ये है 40 तक, और 40 के बाद बढ़ना बंद हो जाएगी। वी वुड हैव बिकम एन एजिंग सोसाइटी। इसका अर्थ क्या है? अब मूल बात पे आता हूं। कौन कौन से हमारे देश के वो समूह हैं जिनको हमें रोजगार प्रदान करना है? 4 ऐसे समूह हैं। पहला समूह वो है जो 15 से 29 साल वाला है, जो हर साल अधिक पढ़ा लिखा जा रहा है। पहली बात, बच्चियां भी पढ़ी लिखी जा रही हैं। सिर्फ दक्षिण के प्रदेशों में और महाराष्ट्र गुजरात में पढ़ी लिखी जा रही है ऐसा भी नहीं है। वो पढ़ी लिखी जा रही हैं यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़,
मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, उड़ीसा जैसे प्रदेशों के गांवों में भी। पॉइंट यह है, आपको समझना यह है। आप चले जाइए किसी इन गिनाए हुए प्रदेशों में कि गांव में चले जाइए और बच्चियां साइकिल पे बैठ करके घंटी बजाती हुई इतनी खुशी से यूनिफॉर्म पहने हुए स्कूल जाती हैं कि दिल गदगद हो जाता है, तबीयत खुश हो जाती है कि हमारे देश की बच्चियां आखिर कर जा करके हमारे देश की बच्चियां पढ़ी लिखी जा रही हैं। और ये संभव होगा, और वो सब चाहती हैं। इस भुलावे में न रहिए कि वो चाहती हैं कि हमको रोजगार न मिले हम शादी कर लेंगे ना। माँ बाप जरूर चाहते होंगे, मगर वो चाहती हैं। मैं उसका सर्वे के आधार पे आंकड़े बता सकता हूं, मैं समय के अभाव में मैं बताऊंगा नहीं आपको। वो सारी बच्चियां चाहती हैं कि वो रोजगार में जुड़े, हमको उनके लिए रोजगार पैदा करना। पहला समूह। दूसरा समूह जिसकी मैं चर्चा कर चुका, तो सारांश में मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे देश में 84% जो कृषक हैं, जो खेती में जुड़े हुए हैं, वो छोटे और मंझले किसान हैं, छोटे और सूक्ष्म खेती वाले किसान हैं, सबसे छोटी खेती करने वाले। यानी कि वो केवल खेती से अपना गुजर बसर नहीं कर सकते। वो गुजर बसर तभी कर पाते हैं जब उनका घर का एक सदस्य शहर से बाहर जाता है या घर के बाहर काम करता है या कोई और जरिया अपनाता है आमदनी का। उनको हमें रोजगार देना है। सिर्फ इस वजह से नहीं क्योंकि उनकी संख्या 80 मिलियन या 8 करोड़ से बढ़ी है पिछले 4 सालों में, सिर्फ उस वजह से नहीं। मैं आपको उसका एस्टिमेट्स पहले ही बता चुका हूं, क्या कि 42% लोग 15% ग्रोस वैल्यू एडेड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इससे काम चलने नहीं वाला, हम विकसित देश नहीं होने वाले, गरीबी कम नहीं होने वाली, आमदनी बढ़ने नहीं वाली। ये भुलावे में न रहिए। तो इस विलाप में समय व्यतीत न करिए कि अरे लोग कृषि छोड़ रहे हैं। कृषि छोड़े बिना इस देश का उद्धार नहीं हो सकता। तीसरा ग्रुप, अब आ जाता हूं तीसरा ग्रुप क्या है जिसके लिए हमें रोजगार पैदा करना है। 2012 में केवल 1 करोड़ लोग बेरोजगार थे। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज 2% ऑफ द लेबर फोर्स। वो 6 साल में 17-18 में बढ़ करके तिगुना हो गया। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15 से 29 साल की उम्र के जो युवा थे, उनकी बेरोजगारी दर 12 में 6% थी, वो तिगुनी हो गई, 18% हो गई। उसके बाद आपने जीएसटी का असर देखा, ग्रोथ रेट स्लो हुई। 19 के अंत तक, 20 की शुरू में फिर लॉकडाउन होता है, और अगले 4 साल की हालत आप स्वयं देखते रहे, जिसकी वजह से बेरोजगारों की संख्या जो 17-18 में 45 साल के उच्चतम स्तर पे पहुंच चुकी थी। दोहरा रहा हूं, 45 साल के उच्चतम स्तर पे बेरोजगार पहुंच चुके थे। इससे पहले कि कोविड आए, कोविड के बाद उनकी संख्या बढ़ी है। तो उनकी वो एक स्टॉक है जिनको भी हमें रोजगार गैर कृषि क्षेत्र में प्रदान करना है। चौथा और आखिरी समूह वो क्या है? युवा, यानी कि 15 से 29 साल की उम्र वाले, जो उस वर्ग में या कैटेगरी में आते हैं जिसको हम अर्थशास्त्री नीट कहते हैं, नॉट इन एजुकेशन, नॉट इन एम्प्लॉयमेंट एंड नॉट इन ट्रेनिंग। नॉट इन एजुकेशन, नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, नॉट इन ट्रेनिंग। क्योंकि पढ़ लिख चुके, रोजगार ढूंढते रहे, तो ट्रेनिंग तो अब कर नहीं रहे हैं, रोजगार मिला नहीं, तो अब क्या कर रहे हैं? अब हम ठेलुआ हैं, अब हम लुम्पेन बन गए हैं, गांव के लुम्पेन, लंपट आम भाषा में है, जो आपका क्या करता है? वो आपका सिमी ज्वाइन कर लेगा,
वो आपका RSS ज्वाइन कर लेगा, वो जो ट्रकें जा रही हैं, बेचारा जो दलित मरे हुए भैंस को लेकर के जा रहा है, उसको रोक लेगा कि वसूली कर लो। भाई कुछ तो कमाना है ना, कुछ करने को है नहीं, तो कछु करने को है नहीं तो का करी, काहे ना लूटे हैं। अब 4-5 लठैत कुछ नहीं, लठ लेकर के आकर के आपका सड़क रोक लिया है, तो इनको हम नीट कहते हैं। अब नीट की संख्या सुन लीजिए, कान खड़े हो जाएंगे आपको। 2012 में इसकी संख्या केवल 5 करोड़ थी। आज की तारीख में जनाब आलिया आपको सुन करके कान खड़े होने चाहिए कि इसकी संख्या है 10 करोड़। मतलब दीज आर द एनकरेज डिस्करेज्ड वर्कर्स, समझ रहे हैं आप, ये नीट की क्वालिटी, ठीक है। तो अब ये 4 हमारे देश के समूह हैं जिनको रोजगार जिनको प्रदान करना है। तो हम मेरे आंकलन के हिसाब से 8% की ग्रोथ रेट, विकास दर, उसके अलावा हर वर्ष 1 से 1.25 करोड़ रोजगार सालाना गैर कृषि क्षेत्र में पैदा होने की आवश्यकता है। तेजी से बढ़ता हूं क्योंकि मैं अपनी बात अगले 2-3-4 मिनट में खत्म करूंगा। सरकारी आंकड़े आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए हुआ ये है, पिछले 4 साल में हमने तो वो 8 करोड़ रोजगार पैदा कर दिया, और यही नहीं, हमारी जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ रही है, क्योंकि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो सरकार का है वो बता रहा है कि LFPR बढ़ गई है, वर्कर पार्टिसिपेशन रेट बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट गई है। हाँ, असलियत में घट गई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट गई है। कैसे घट गई भाई, वो भी जादू समझ लीजिए। ये जरूरी है आपको समझना, क्योंकि आप अगर गलती करते हैं टीवी देखने की या सरकारी अर्थशास्त्रियों को सुनने की, तो आपको ये बताया जाएगा कि असलियत में ये है कि रोजगार तो हमने कृषि में दे ही दिया, और बच्चियां खूब रोजगार में आ रही हैं क्योंकि वो कृषि से जुड़ी चली जा रही हैं। तो उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। वो आपको ये नहीं बताते कि ये महिलाएं जो कम पढ़ी लिखी हुई हैं, चाहे वो पढ़ी लिखी हों बच्चियां, वो जो कृषि में जुड़ रही हैं, वो क्या कर रही हैं? वो जानते क्या कर रही हैं? वो अनपेड फैमिली लेबर है। एक कैटेगरी है सरकारी आंकड़ों में कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयड की मतलब वो 3 किस्म की कैटेगरीज हैं उसमें, ओन अकाउंट वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉय, ओन अकाउंट वर्कर, अनपेड फैमिली लेबर एंड एम्प्लॉयर। तो उसमें सबसे बढ़ोतरी जो हुई है सेल्फ एम्प्लॉयड में। अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयड की जो अनुपात बढ़ा है पिछले 7-8 साल में, उसको डंके की चोट पे बड़ा मतलब आपको बताते हैं ये कह करके कि देखिए ये तो भारतीय तरीका है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया, दैट इज द इंडियन वे। ये भी उसमें भी एक नेशनलिज्म आ जाता है, इंडियन वे। ये BMS के नेशनल प्रेसिडेंट की भाषा बोल रहा हूं मैं आपको, समझ रहे हैं आप? ये आपको बताते हैं कि मतलब BMS वालों को ये बताया जाता है कि ये इंडियन वे है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ना। अरे भाई, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि स्वरोजगार वो करता है बेचारा जो किस्मत का मारा, उसको रोजगार मिलता नहीं, तब वो जाकर के बेचारा उसके पास कुछ काम नहीं है तो इस वजह से जाकर करता है मजबूरन। और यहां तो बच्चियां बेचारी, क्योंकि इतना कृषि में दुर्दशा है पिछले 4-5 साल में, इसीलिए अगर ये स्थिति दुर्दशा वाली ना होती तो आप 80 करोड़ लोगों को ये अनाज क्यों बांट रहे भाई? कहते तो रहते हो कि भाई वो गिर गई, गरीबी रेखा से ऊपर उठने वालों की संख्या बढ़ गई। अरे बढ़ गई तो ये 80 करोड़ को रोज ये अनाज क्यों बांट रहे हो? बांटने की जरूरत होनी चाहिए। अगर इतनी समृद्धि बढ़ रही है तो नहीं होनी चाहिए ना ये स्थिति। तो एक तरफ तो चिल्लाते हो मेक इन इंडिया, 8% ग्रोथ, फलाना ढिमाका,
और फिर दूसरी तरफ से 8 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हो, तो गरीब घटी कहां से भाई? विषमताएं जो बढ़ रही हैं उसकी अलग बात कर। निवारण संभव है अगर नीतियां बदली जाएं। पहली चीज तो समस्या समझने की कोशिश करो भाई। पहली बात तो समस्या मानो कि है। अगर आप हमको यह समझाने की कोशिश करो कि हमने तो पिछले 4 साल में 8 करोड़ रोजगार पैदा कर दिया, तो यानी कि आप यह हमको समझाने की कोशिश करो कि रोजगार की समस्या है ये नहीं, जब है ये नहीं तो हमको समस्या को सुलझाना कहां है?